देवी और सज्जनों, कौन बनेगा इंसानियत का महानायक में आप सभी का स्वागत है। इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दबाइए। और अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहली फुर्सत में जाइए और देख के आइए। हम सब रेसिज्म, सेक्सिज्म और नेपोटिज्म जैसे शब्दों पर लंबी लंबी बहस अक्सर करा करते हैं, पर स्पीशीसिज्म पर कोई भी बोलता नहीं दिखता, बल्कि आप में से कई लोगों के लिए तो ये शब्द ही नया होगा। इसकी वजह है कि ये हर जगह फैला है और इतना प्रिवेलेंट है कि हम इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। स्पीशीसिज्म वो आइडिया है जो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स की सारी ख्वाहिशें दूसरे जीव जंतुओं की बड़ी से बड़ी नीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी आज की कहानी इसी मुद्दे को उजागर करना चाहती है और इस मुद्दे का पीछा करते हुए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के नेताजी नगर। मेरा नाम मोनिस रजा है। पेशे से मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्लैश नूब रिपोर्टर हूँ, पर लोग मुझे अक्सर गरीबों का शाहरुख खान भी बुलाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये है दिल्ली का नेताजी नगर, जो आज से 5 साल पहले बच्चों के खेलने की आवाज़, ब्लिसफुल जॉइंट फैमिलीज, हरे भरे गार्डन और सब्जी भाजी वालों की तस्वीरों और आवाज़ों से गूंजा करता था। पर आज इस नेताजी नगर में मेटल डिमोलिशन बैरिकेड्स, मलबों के पहाड़ और खंडर हो चुकी वीरान पीली इमारतें जनरल लैंडस्केप बन चुके हैं। गवर्नमेंट ने 2014 में इन 2 फ्लैट अपार्टमेंट्स में रहने वाले मिडिल ग्रेड एम्प्लॉयज़ को एविक्ट कर दिया और एनबीसीसी को अपर क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए मल्टी स्टोरी फैंसी अपार्टमेंट्स और हाई क्लास कम्युनिटी हब बनाने का जिम्मा सौंप दिया। नेताजी कॉलोनी उन 7 जीपीआरए कॉलोनीज़ में से एक हैं जहां एनबीसीसी को लार्ज स्केल डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन राइट्स दिए गए अर्बन सिटीज़ बनाने के लिए। पर उस अर्बन फॉरेस्ट का क्या, जिसकी सांसें आज इस लार्ज स्केल डिमोलिशन के चलते थमने को है। इन इमारतों में रहने वाली फैमिलीज अपने पीछे इतनी बड़ी तादाद में ऐसे अर्बन एनिमल्स को छोड़ गई जिनका सर्वाइवल सोलली ह्यूमन कंपेनियनशिप पर डिपेंडेंट था। यहाँ पर बंदर, मोर और दूसरे कई तरह के जानवरों की पॉपुलेशन थ्राइव करा करती थी। नेताजी नगर एक खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट हुआ करता था जो अपनी वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी को संजो कर रखता था। पर इस एरिया के कमर्शलाइजेशन और लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट के चलते यहाँ का फ्लोरा और फौना मेजर डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। जो डेजर्टेड अपार्टमेंट्स इन एनिमल्स के लिए शेल्टर हुआ करते थे, जो पेड़ यहाँ के बर्ड्स के लिए घर हुआ करते थे, वो आज एक एक कर गिराए जा रहे हैं। पर इस घने अंधेरे में इंसानियत और उम्मीद की एक किरण अब भी जिंदा है, जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा सूरज ढलने के बाद। उनका नाम है मिसेस चंपा भौमिक जी। मिसेस चंपा भौमिक जी नेताजी नगर के रेजिडेंट हैं, जो हर दिन इसी ऑटो में निकलती हैं और स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स, मंकीज, बर्ड्स सभी को खाना डालती हैं। चंपा जी लगभग 150 स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख करती हैं। इस काम में ध्यान फाउंडेशन और फ्रेंडिकोस ऑर्गेनाइजेशन उनकी सहायता कर रही है, पर मेजरली सारा काम उन्हीं के जिम्मे है। एनिमल्स के लिए मील प्रिपेयर करने, ब्लॉक टू ब्लॉक जाकर उन्हें सर्व करने से लेकर इंजर्ड एनिमल्स को ट्रीट करने तक सभी काम चंपा जी आज लगभग 1.5 साल से कर रही हैं। सबसे पहले चंपा भौमिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? ये आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब यहाँ थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हुआ और डॉग्स यहाँ पर रह गए
लोग अपने अपने डॉग्स छोड़ गए, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो भी एक तरह से पाले ही जाते थे, सबों के घरों के पास बैठे थे, खाना पीना सब देते थे। अचानक ही एक दिन क्या हुआ कि मेरे मार्केट में बहुत सारे डॉग्स आने लगे। तो अचानक 2 लड़कियों से मुलाकात हुई, उन्होंने एकदम से बोला, आंटी क्या आप हमारी मदद करोगे, यहाँ डॉग्स बहुत भूखे रह रहे हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। फिर मैंने अपने एक ग्रुप की लड़की से बात करी, वो मेरी जानकार थी, पर्यावरण के लिए हम जब लड़ते थे तो उससे मेरी जानकारी हुई। फिर धीरे 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 करते एक हमारा ग्रुप बना और इस तरह से हमने स्टार्टिंग करी मैंने। पर उससे पहले मैंने क्या किया था, मुझे लगा कि जब तक शुरुआत होगी, लोग आएंगे, तब तक मैं अपना खुद ही खिलाती हूँ। तो पैदल चल के मैं शुरू में खिलाती थी अपनी बेटी के साथ, मैंने थोड़े से एरिया में, ज़्यादा एरिया नहीं होता। जब धीरे धीरे टूटने लगा तब मेरा एरिया बढ़ता चला गया, मेरा स्कूटी आया और आज मैं 3 व्हीलर में हूँ, क्योंकि पूरा एरिया टूट चुका है। चंपा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो लार्ज स्केल डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि इन जानवरों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पहला जब टूटा था तो इनको धीरे धीरे अकेलापन महसूस हुआ। इतने अकेले रह गए थे कि खाने का भी तो होता ही नहीं था, ये तो मारे ही गए हैं काफ़ी, बिल्लियाँ भी मर गई। यहाँ जो बिल्लियाँ थी वो भी पाली हुई थी आधे से ज़्यादा, वो भी मर गई। और साथ में यहाँ के जो पक्षी है वो भी सफ़र करने लगे, क्योंकि खाना मिलना बंद हो गया। तो जो पक्षी आते थे जिनको मैंने देखा था वो फिर दिखने बंद हो गए मुझे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत पक्षी आते थे, वो मुझे दिखने बंद हो गए। और हाँ, कुत्तों की बात, तो कुत्ते चुपचाप अकेले एक जगह बैठे बैठे रहने लगे, भूख के मारे सड़कों में आने लगे। तो ये अगर आप उनकी मानसिकता देखोगे तो इंसानी दिमाग की तरह उनका काम करता है, चाहे वो छोटा जानवर हो चाहे वो बड़ा जानवर हो। उनके दिमाग में ये आता है कि हम हमको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और आगे की भी अगर ये होता है तो बहुत खतरनाक है। जी, हम इंसानों को ये समझना चाहिए कि जैसे हम लोगों के पास एक कॉन्शियस है, हम लोगों के पास इमोशंस हैं, ऐसे इन जानवरों के पास भी इमोशंस। बिल्कुल इमोशन है, क्योंकि ये जितने भी जुड़े हुए हैं इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं। ये पेड़, इंसान सबके साथ जुड़े हुए हैं, और इनको जितना अकेलापन महसूस होता है शायद एक इंसान भी नहीं महसूस करता है। क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वाइल्ड एनिमल्स नहीं थे, ये अर्बन एनिमल्स थे, बिल्कुल जिनको आदत थी, जिनका सर्वाइवल इन्हीं यहाँ के रेजिडेंट्स कंपेनियनशिप के साथ होता था। बिल्कुल, इनका मतलब यहाँ के लोगों के साथ ही वो जुड़ के रहे हैं हमेशा, हमेशा से इन्हीं का खाया पिया है, इन्हीं के साथ खुश रहे हैं। बीमारी में भी इनको लोग दिखाया जाता था, आज हालात ये कि इनकी बीमारी में देखने वाला कोई नहीं है। हम गिनती के लोग बच्चे हैं जो सेवा कर रहे हैं। और दिमाग की बात करोगे तो मैं तो सीधे ये बोलूँगी कि ये लोग बिल्कुल टूट चुके हैं अभी। चंपा जी, आप उन डॉग्स और उन बाकी जानवरों को कैसी देखरेख करती है जो हिट एंड रन मामले में जिनको चोट लग जाती है, लोग रैश ड्राइविंग करते हैं या जो बीमार हो जाते हैं, जो ओल्ड डॉग्स होते हैं, ओल्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी देखरेख कैसे की जाती है? उनकी देखरेख मैं जहाँ वो रहते हैं वहाँ पूरी दवाइयाँ देती हूँ खाने को, और अगर लगाने का है लगाने को देती हूँ, और अगर पैरों की हड्डी टूटी है तो हड्डी तक की दवाई देती हूँ, और इनका मैं कोशिश करती हूँ मैं यही ठीक कर दूँ। और ये जो मेडिसिन वगैरह जो आप इनको जैसे ट्रीट करती हैं, वो सारी मेडिसिन आप खुद परचेज कर रही हैं, आपको कहीं से सप्लाई मिल रही है? नहीं, मुझे कोई सप्लाई नहीं करता, मैं खुद परचेज़ करती हूँ। थोड़े बहुत में जो मेरा ग्रुप बना है वो कभी कभी दे देते थे, आजकल वो भी नहीं है, और वैसे ज़्यादातर परचेज़ मैं खुद ही करती रही हूँ। और पता है मैंने, जैसे कभी कभी वो दे देते हैं पैसे तो मैं कर लेती हूँ। आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस दिल्ली के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे सवाल तो यही है कि ये जो जानवर हैं हमारे, जितने भी जानवर हैं, मेरे लिए कुत्ते ही नहीं, बिल्ली, हर जानवर, इनको आप कहाँ रिलोकेट करोगे, मेरा क्वेश्चन ये है। इनके लिए कुछ कीजिए, मेरे हाथ जोड़ की विनती है उनसे, कम से कम इनको ऐसी जगह कर दीजिए जो यहाँ मरे नहीं, क्योंकि ये आगे जाके मारे जाएंगे। अभी तो मैं बचा रही हूँ, हमारे कुछ और लोग भी हैं जो हम बचा रहे हैं, पर हम कब तक बचाएंगे इनको, मुश्किल है बचाना फिर मेरे लिए भी, क्योंकि कुत्ते तो भाग रहे हैं, बिल्लियाँ नहीं ज़्यादा भागती, बिल्लियाँ बड़ी अपनी जगह पे रहती हैं, उनको भगाना बहुत मुश्किल है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी उनसे कि अगर हो सकते हैं तो अपनी ही तरफ से इनको खिलाने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे हस्बैंड भी रिटायर्ड हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगी, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी,
क्योंकि मेरे अपने ही पैसे इसमें लग जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इनको खुद ही कर दे इनके लिए तो शायद मेरी ज़रूरत ना पड़े। आप चाहते हैं कि सरकार योजना बनाए, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी, यहाँ पे जितने भी प्रकार के जानवर हैं उन सब के लिए बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए जो इनकी देख रेख करे, इनको खाना दे, इनका इलाज करे। इलाज करें, बिल्कुल। इनका इलाज तो बाकायदा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब बीमार पड़ते हैं इनको देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ काफ़ी लोग इतने डरते हैं कुत्तों से कि वो तो लात मार देते हैं। बिल्ली को मनुष्य समझा जाता है जब वो खासकर पार करती हैं। जी बिल्कुल। कोई भी गाड़ी रोक देता है। रास्ता काट गई बिल्ली। मैं जब खाना डाल रही होती हूँ तो हालात ऐसे होते हैं कि बिल्ली पार करती है मेरे साथ ही रास्ता, तो वो पहले से दूर से खड़े हो जाएंगे कि हमें पार नहीं करना, आंटी आप पहले पार कर दो। यानी जो बला है मेरे सर पे कटनी चाहिए, फिर उनके सर में कटे, मुझे कोई फर्क नहीं तो पड़ता। हमारा भारत आधुनिक हो चुका है, पर अब भी हम उन जो पुरानी अंधविश्वास ही जो हमारी सोच है हम उससे उभर नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल उभर नहीं पाया है। उनको लगता है बिल्लियाँ मनुष्य है, कुत्ते काटते हैं, बीमारी फैलती है। यहाँ पर एक पार्क है, सुभाष पार्क हमारी इधर ही है, मेरे मार्केट के पास। मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, कम से कम उस पार्क में एक बड़ा सा घर बना लिया जाए, इनका शेल्टर बना दिया जाए और वहाँ पर वो खिलाए, वहाँ पर उनको रखा जाए, वहीं पर उनको खिलाया जाए। और वो इतना बड़ा पार्क है, यहाँ के सारे कुत्ते नॉर्मल आ जाएंगे, हमें कहीं बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई रिलोकेट होगा ना कुछ होगा। जो आप ये काम कर रही हैं, आपके इस काम में कोई मंत्रालय या कोई मिनिस्ट्री आपका सहयोग करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, मेरे ग्रुप वाले करते हैं बस। गिनती के कुछ लोग हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। कि हमने जब फ्रेंडी कोच को रिक्वेस्ट की थी, मेरे ग्रुप की एक लड़की ने, एक बार में उन्होंने हाँ कर दिया, हमें किसी को बोलने की नहीं जरूरत है। मेरा लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है दिल्ली वालों को, अगर उनको चावल खाना पहुंचा सकते हैं, मीट पहुंचा सकते हैं तो उन तक पहुंचाइए, वो ये और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ जो मोर है मेरे लिए, मोरों को अगर यहाँ से हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। अगर वो मारे गए तो हम समझेंगे हम किसी काम के हैं ही नहीं। किसी भी जानवर को हम भगा नहीं सकते, उनको ये नहीं कह सकते आप अपने घर जाओ। इंसानों को आप घर दे रहे हो, वो जाके रह रहे हैं, तो क्या इनके लिए कर बोल सकते हो? इन बेजुबानों को बोलना आता है कि हमारा घर नहीं है, हमें घर दे दो? तो हम दिल्ली वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बल्कि पहले भी क्वेश्चन था, आज भी क्वेश्चन है, ये जागृति फैलाइए, आपस में मदद कीजिए। मैं नेताजी नगर में सरोजिनी नगर का भी यही बोलूँगी, बल्कि जहाँ जहाँ ये काम हो रहे हैं वहाँ हर पक्षी हर जानवर सफ़र कर रहा है, तो उनके लिए खासकर मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको दीजिए, उनके लिए करिए जितना कर सकते हैं। और मेरी भी अब हड्डियाँ जवाब दे रही है, तो मैं चाहूँगी मेरे कुछ खास वॉलंटियर बच्चे आए मेरे साथ जो इस काम को संभाले। एक कुत्ता यहाँ पे बहुत बुरी तरह से मारा गया था आज 7-8 साल पहले। मैंने बहुत लोगों को बोला उठाइए, मैं तब सेवा में नहीं थी, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। एक टेरेसिया था, उसने बोला मैम मैं कूड़ेदान तक पहुँचा दूंगा, 100 रुपया दे देना, आई गिव। उसके बाद भाई मैंने कसम ली है इस पॉइंट पे किसी कुत्ते को उतना ब्रूटली मरने नहीं दूंगी। आखिर में आप दिल्ली की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी क्या गुजारिश है उनसे? मेरी यहाँ जितने भी दिल्ली के वासी के युवा से है, मदद कीजिए, सिंपल कीजिए। जब हम बुलाए कभी तो आ जाइए, खासकर मेडिकल के लिए प्यार भी दे दीजिए आके, मैं ये कहती हूँ। क्यों परवीन जी, हम कहते हैं इनको प्यार दीजिए, प्यार कितने भूखे हैं, एक दिन का प्यार भी इनके लिए बहुत होता है। सो एट द एंड ओवरऑल अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप चंपा जी के इस इनिशिएटिव से जुड़े, वॉलंटियरशिप में जुड़े, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े और फ्रेंडिकोस को ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि वो लोग यहाँ पे जो जनजीव हैं उनमें खाना डिस्ट्रीब्यूट करें, उनकी देख रेख कर सकें। तो ये थे दिल्ली के वो दिलवाले जो बेज़ुबानों की ज़ुबान बने हुए हैं। अगर उनको खाने की दरकार है तो खाना दे रहे हैं, पानी की दरकार है तो पानी दे रहे हैं, और अगर उनको इलाज की ज़रूरत है तो उनका इलाज भी कर रहे हैं। तो दिलवालों की दिल्ली के अगले एपिसोड में मैं एक ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिल्लीइट की कहानी आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।